हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटिक के बारे में किसने बताया था? स्वेट ने बताया था। और इसमें मतलब देखो, जिसको हम तोड़े तो दो शब्दों में उसको तोड़ सकते हैं, क्रोमा और ग्राफी। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि कुछ लिखना। देखो, क्रोमेटोग्राफी है ना, इसके अंदर दो तरीका का एनालिसिस किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव है या फिर एनालिटिक। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव या प्रिपरेटिव। जो क्वालिटेटिव या एनालिटिक है ना, किसी भी सैंपल के केमिकल कंपोनेंट को सेपरेट करना क्वालिटेटिव या एनालिटिक क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। मतलब अगर ये सैंपल है, ठीक है, किसी भी सैंपल के केमिकल कंपोनेंट को सेपरेट करना, सैंपल के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है ना उसको सेपरेट करना, ये क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव या एनालिटिक क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। फिर देखो, क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव या प्रिपरेटिव, इस टाइप में सैंपल की प्योरिटी का पता लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल, इसमें जो कंसंट्रेशन है सैंपल की, उसकी प्योरिटी का जो है पता लगाया जाता है। फिर देखो, टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले देखो, क्रोमेटोग्राफ यह वही इक्विपमेंट है जिसके द्वारा सेपरेशन करते हैं। मतलब एक तरीके का ये एक क्या है, एक मतलब उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो सेपरेशन है, क्या सेपरेशन जो है वो करते हैं। जैसे है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, और क्या है हमारी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब देखो, कुछ वर्ड्स है जैसे कि इल्यूएंट क्या किसे कहते हैं? यह वह फ्लूइड होता है जिसको हम कॉलम में इंटर करवाते हैं, यानी कि जो कॉलम के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इल्यूएंट कहते हैं। और एनालाइट सैंपल को मूव कराने में सहायता होता है। जो एनालाइटिक सैंपल जो होता है ना, जो मतलब हमको सेपरेट करना, उसको ये मतलब मूव कराने में, धक्का देने के अंदर ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर देखे, इलुएट, इलुएट का मतलब कहते हैं कॉलम से बाहर निकलने वाला, इलुएट कहते हैं। या मोबाइल फेज जब कॉलम से बाहर आ जाती है तो इलुएट कहते हैं। मतलब जैसे कि ये ब्यूएट है, ठीक है, अब इससे ये पानी जब इसके अंदर हमारे ये जो मतलब बीकर है, इसके अंदर आने लग जाएगा, तो ये जो नीचे बहता हुआ जो मटेरियल है ना, जिसको हम मोबाइल फेज या फिर क्या कहते हैं, इलुएट कहते हैं। फिर देखो, स्टेशनरी फेज क्या होती है? ये एक प्रकार की इमोबिलाइज्ड फेज होती है। स्टेशनरी फेज क्या है? एक तरीके की हमारी जो क्या है, इमोबिलाइज्ड फेज होती है। इसके अंदर मतलब इमोबिलाइज किस किस के अंदर है? जैसे कि पेपर के अंदर है, टीएलसी के अंदर है, ठीक है, और कॉलम और बीड्स के अंदर है। ठीक है, फिर देखो, मोबाइल फेज क्या होती है? मोबाइल फेज वह फेज होती है जो क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में थ्रू आउट उसका मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब जो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम होता है ना, उसके अंदर उसका लगातार क्या होता है, मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। मोबाइल फेज क्या हो सकती है हमारी? या तो गैसेस हो सकती है, और या फिर लिक्विड हो सकती है। ठीक है, अब देखो, डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम किसे कहते हैं? कोई भी कंपोनेंट कितने समय तक कॉलम में रहता है, इसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं या रेजिडेंस टाइम कहते हैं। मतलब कॉलम के अंदर कोई भी हमारा जो मटेरियल है कितना टाइम तक बैठे रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंशन टाइम कहते हैं। फिर देखो, क्रोमेटोग्राम किसे कहते हैं हम? क्रोमेटोग्राफ का विजुअल आउटपुट, जो मतलब क्रोमेटोग्राफ का जो विजुअल आउटपुट होता है ना, मतलब जो हमको दिख रहा है, दिखने में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। फिर देखिए, हम बात करें सैंपल या एनालाइट। सैंपल या एनालाइट क्या होता है? वह पदार्थ या सब्सटेंस जिसका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा एनालिसिस किया जाता है, उसे हम सैंपल कहते हैं। यानी कि ये क्या है? वह पदार्थ या सब्सटेंट है जिसका हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं? एनालिसिस किया जाता है। वह पदार्थ या सब्सटेंस जिसका हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे? सैंपल कहेंगे। सोल्वेंट क्या कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे कंपोनेंट को सोल्यूबल करने की कैपेसिटी रखता है, उससे सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि क्या है? ऐसा सब्सटेंट, ठीक है, जो दूसरे कंपोनेंट को सोल्यूबल करने की, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे कंपोनेंट को सोल्यूबल करने की कैपेसिटी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जैसे कि ये हमारी है मोबाइल फेज, ठीक है, और ये इसके अंदर सैंपल है एक्स वाई जेड। अब इसके अंदर ये आ रहा है हमारा इल्यूशन। ठीक है, और ये आ जाती है हमारी कॉलम। कॉलम के अंदर ये है हमारी स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो कि क्या होती है? हमारी नॉन मोबाइल फेज होती है। कैसी है? नॉन मोबाइल फेज होती है। ठीक है, और इधर से हमारा इल्यूट बाहर आ जाता है। क्लासिफिकेशन देखे हम क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का हम तीन बेसिस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सेपरेशन मेथड, ठीक है, दूसरा जाता है हमारा मोबाइल मेथड, तीसरा आ जाती है हमारी स्टेशनरी
ये फेज, ठीक है। जो हमारे सेपरेशन मेथड है ना, उसके अंदर जो सबसे पहले आ जाता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पहली क्या आ जाती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, फिर आ जाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर आ जाती है सेपरेशन के बेसिस पे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और फिर आ जाती है हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब मोबाइल फेज के बेसिस पे हम देखें, तो मोबाइल फेज के बेसिस पे भी हम दो टाइप में दे सकते हैं। एक तो होती है हमारी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। अब स्टेशनरी के बेसिस पे देखें हम, तो उसमें क्या आ जाती है हमारी, हमारी एक तो आ जाती है सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी आ जाती है, और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आ जाती है। अब देखो क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो चीजें हमको देखने को मिलेगी, प्लेनर सॉलिड टू लिक्विड। ये मतलब सॉलिड से क्या होना, जैसे कि बर्फ है उसका पिघलना, तो सॉलिड से लिक्विड होना। यह रिटार्डेशन फैक्टर पर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? जो रिटार्डेशन फैक्टर है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अब प्लेनर के अंदर देखें हम, तो पेपर प्लेनर जो होता है ना, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है। और कॉलम देखे हम, रिटेंशन टाइम पर बेस्ड होती है। कॉलम किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमारा रिटेंशन टाइम है उसके ऊपर बेस्ड है। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है ओपन टाइम, एक हो सकती है हमारी क्लोज टाइम। कॉलम जो है रिटेंशन टाइप पे बेस्ड होती है। दो टाइप में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि ओपन टाइप में क्या जाता है हमारा, जो हमारी आयन एक्सेस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। और एक आ जाती है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ठीक है। एक आ जाती है हमारी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और जो क्लोज टाइप होता है ना, उसके अंदर हमारी आ जाती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। कौन सी आती है? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आती है। फिर देखो पार्टीशन की अगर बात करें, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पोलैरिटी, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पोलैरिटी के ऊपर ये बेस्ड होती है। पार्टीशन जो है किसके ऊपर बेस्ड है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट पोलैरिटी पर बेस्ड है। और ये इसमें नॉर्मल हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या रिवर्स हाई प्रेशर एसपीएलसी, हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। अब देखो हम बात करें, एक सेकेंड, देखो जो मोबाइल फेज है ना, वो एक लिए देखते हैं, एक सेकेंड। देखो क्रोमेटोग्राफी में एक तो है प्लेनर, एक है कॉलम, एक है पार्टीशन। पार्टीशन के में तीन टाइप देख लिया हमने क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर के अंदर जो सॉलिड से लिक्विड होती है, रिटेंशन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और प्लेनर के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी, नाइट्रोसेल्यूलोज और टीएलसी, और कॉलम रिटेंशन टाइम पर बेस्ड होती है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप के अंदर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। क्लोज के अंदर हम देखेंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा कौन सा, अब देखिए हम पार्टीशन के बेसिस पे देख लिया हमने, नॉर्मल एसपीएलसी और रिवर्स एसपीएलसी। डिफ्यूजन कोफिशिएंट पोलैरिटी पर ये बेस्ड है। फिर देखो मोबाइल फेज देखे हम, और स्टेशनरी फेज देखे, और टेक्निक देखे। मोबाइल फेज लिक्विड है, स्टेशनरी फेज लिक्विड है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी पार्टीशन। और मोबाइल फेज गैस के अंदर क्या होती है, मोबाइल फेज गैस, और स्टेशनरी फेज लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर देखो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर स्टेशनरी फेज जो है आयन एक्सचेंज होते हैं, और जो मोबाइल फेज होती है वो कौन सी होती है, हमारी लिक्विड होती है। और अब एक्सक्लूजन आयन, एक्सक्लूसिव आयन क्रोमेटोग्राफी देखें, तो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होते हैं, मोलिकुलर शीट्स है, और मोबाइल फेज क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है। फिर टीएलसी के अंदर देखें, तो टीएलसी के अंदर जो स्टेशनरी फेज है ना, वो हमारी सिलिका होती है, ग्लास स्लाइड या एल्यूमिनियम फॉइल। और जो मोबाइल फेज है वो कैसे होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। फिर देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पेपर है वो हमारी स्टेशनरी फेज है, और जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, मोबाइल फेज है। जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज क्या है, हमारी लिक्विड है, और मोबाइल फेज भी क्या है, लिक्विड ही है, हर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कंपोनेंट देखे, तो मोबाइल फेज जो है सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिक्विड, ठीक है। मोबाइल फेज क्या हमारा, सॉल्वेंट है, लिक्विड है। तो स्टेशनरी फेज क्या है, हमारी पेपर है, और साथ में क्या है, हमको सैंपल चाहिए। देखो मॉडिफाइड पेपर स्टेशनरी फेज देखो। अब देखो हाइड्रोफिलिक पेपर की अगर बात करें हम, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है। देखो हाइड्रोफिलिक पेपर क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है। नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, जो हाइड्रोफिलिक पेपर क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है। नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर मिथेनॉल है, ग्लाइकोल है, एससीएचओ फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरॉल,
एक्सेट्रा में से कोई भी एक यूज होता है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर करते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोफोबिक पेपर की अगर बात करें हम, कौन सा है हमारा हाइड्रोफोबिक पेपर, तो वो है हमारी एसिटाइलेशन ऑफ ओएच ग्रुप। हाइड्रोफोबिक पेपर के अंदर क्या होता है, जो हमारा ओएच ग्रुप है उसका क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है। फिर देखिए सॉल्वेंट सॉल्यूशन या मोबाइल फेज देखें, कौन सी है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन मोबाइल फेज, प्योर सॉल्वेंट होता है इसके अंदर, बफर सॉल्यूशन हो जाता है, और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो देखो हाइड्रोफिलिक का सॉल्यूशन देखें हम, तो 9 आइसोप्रोपेनाइल अमोनिया है और वाटर है, इनको लेंगे हम 9:1:4 के अनुपात के अंदर। किसको, अमोनिया आइसोप्रोपाइल है 9, अमोनिया है 1 और वाटर है 4। मिथेनॉल है 9 और वाटर है 1। एन ब्यूटेनॉल है 4, ग्लेशियर एसिटिक एसिड है 1 और वाटर है 5, ठीक है। फिर देखो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर डाइमिथाइल ईथर और साइक्लोहेक्सेन आ जाता है। स्टेशनरी फेज है, ये हमारी मोबाइल पे जाती है। देखो डिटेंशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट बटा में आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ए क्या है हमारा सोल्यूट और बी क्या है हमारा सॉल्वेंट। फिर देखिए रिटेंशन फैक्टर का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। जो रिटेंशन फैक्टर है ना उसका मान कितना, एक से ज्यादा है नहीं होता है, और जीरो से कम नहीं होगा। एक से ज्यादा नहीं होगा, जीरो से कम नहीं होगा। वैल्यू हमेशा जीरो से एक के मध्य रहती है। कितनी रहती है जो वैल्यू है इसकी, एक से जीरो से एक के मध्य रहती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बात करें हम, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है सोलवेंट अब इंक्रीज अपवार्ड होता है। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सोलवेंट डाउनवर्ड, असेंडिंग का मतलब सॉल्वेंट इंक्रीज अपवार्ड। फिर है डिसेंडिंग के अंदर सॉल्वेंट क्या है, डिक्रीज डाउनवर्ड। असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर सॉल्वेंट जो है हमारा अपवार्ड और डाउनवर्ड दोनों की तरफ मूव करता है। फिर रेडियल सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि ये हमारी लिक्विड है, ठीक है, फिर इसके अंदर आ जाती है सोलवेंट फ्रंट पेपर आ जाता है और सोलवेंट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ये अपवार्ड ऊपर की तरफ मूव करेगी, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये हमारा है सोलवेंट। रेड में ट्रेवल की 2 सेंटीमीटर, ग्रीन गया 6 सेंटीमीटर और ब्लू गया 8 सेंटीमीटर। एप्लीकेशन देखिए इंक डाइज का सेपरेशन, जो इंक डाई होती है ना उसका सेपरेशन किया जा सकता है। और फूड कलर, फूड प्रोडक्ट में काम आने वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर का सेपरेशन किया जा सकता है। मतलब फूड के अंदर फूड कलर कलर है या फूड प्रोडक्ट में काम आने वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे फूड में हम जो कलर डाल सकते हैं उनका सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो रूट एंड लीव्स में पिगमेंट का आइसोलेट करना, जो रूट और जो लीव्स है उसके अंदर हम पिगमेंट को जो है हमारा आइसोलेट कर सकते हैं। ड्रग मिक्सचर का सेपरेशन करना, जो ड्रग है उनके मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और जो अमाइनो एसिड है उनका भी सेपरेशन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का सेपरेशन भी हो सकता है और विटामिन का भी सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। रूट और लीव्स से पिगमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं। ड्रग्स मिक्सचर का सेपरेशन हो सकता है, अमाइनो एसिड का सेपरेशन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का सेपरेशन भी हो सकता है, विटामिन का सेपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए एचपीएलसी की बात करें, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है, एक तो हो जाती है हमारी मोबाइल फेज और ये हो जाता है सोलवेंट, ठीक है। और ये है हमारी मोबाइल फेज सोलवेंट डिलीवरी पंप। फिर आ जाता है हमारा को लगा जाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड। फिर ये जला जाता है डिटेक्टर, कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कन्वर्ट कर देता अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर देखें एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड एचपीएलसी की बात करें, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको हम कहते हैं। जो एचपीएलसी है उसको क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोलते हैं। एचपीएलसी के अंदर हाई रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन होता है, क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन होता है। स्टेशनरी फेज जो है इसके अंदर लिक्विड होती है। स्टेशनरी फेज कैसी होती है, लिक्विड, और जो मोबाइल फेज है वो भी क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इसके अंदर यूज करते हैं हम, फिर ये इनका हम सेपरेशन कर लेते हैं जो भी हमारा डिजायर्ड है। एचपीएलसी का कार्य क्या करता है, सेपरेट करना होता है, और हम इसके द्वारा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर देखो एचपीएलसी में किसी भी कंपोनेंट का प्यूरिफिकेशन पोलैरिटी ई पर आधारित होता है। ठीक है, एचपीएलसी में किसी भी कंपोनेंट का जो एचपीएलसी में किसी भी कंपोनेंट का प्यूरिफिकेशन पोलैरिटी पर क्या होता है, आधारित होता है। पोलैरिटी जो है पोलर मोलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि क्या है हमारा वाटर है। और नॉन पोलर क्या होता है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जो कि क्या होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। प्रिंसिपल देखिए इसके अंदर स्टेशनरी फेज जो होती है, सॉलिड है, एब्जॉर्बेंट पेक, ठीक है, सिलिका, ठीक है, ये है हमारी हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज। फिर देखो सैंपल, ब्लड, बैक्टीरियल टॉक्सिन, प्लांट प्रोडक्ट्स। ये देखो मोबाइल फेज, ये कैसे होती है, हाइड्रोफिलिक, इसके अंदर वाटर है 90% प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितना होता है 10%। ठीक है, अब एचपीएलसी की अगर बात करें हम, तो नॉर्मल एचपीएलसी मोबाइल फेज जो है हाइड्रोफिलिक, और एचपीएलसी इसके अंदर मोबाइल फेज कैसी होती है हमारी, हाइड्रोफिलिक होती है। और जो स्टेशनरी फेजेस है वो कैसी होती है हमारी, हाइड्रोफोबिक होती है। रिवर्स एचपीएलसी की बात करें तो मोबाइल फेज कैसी होगी, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक होगी, और जो स्टेशनरी फेज है वो कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक होगी। रिवर्स के अंदर क्या, मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक हो जाएगी और स्टेशनरी फेज क्या होगी, हाइड्रोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करें यदि स्टेशनरी फेज पोलर है तो सैंपल भी पोलर होगा। स्टेशनरी फेज अगर पोलर है ना, तो सैंपल क्या होगा हमारा, पोलर ही होना चाहिए। अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो सैंपल भी क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, जिसके मोबाइल फेज है जिसके अंदर 90% वाटर है और 10% क्या है हमारे ऑर्गेनिक सोलेंट है। मोबाइल फेज के अंदर क्या है, 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये है हमारा सैंपल। ठीक है, और ये है हमारी कॉलम जिसके अंदर सिलिका है। ठीक है, और ये है डिटेक्टर जिसके अंदर सिस्टम, जो आगे क्या है सिस्टम, ये है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब। फिर ये देखो ये है हमारी रिटेंशन टाइम, ये है कंसंट्रेशन ए बी। मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को चेंज करना पड़ता है। मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करता है, चेंज करना पड़ सकता है। ए क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक है, और बी क्या है हमारा, हाइड्रोफोबिक है। वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, किसके एप्लीकेशन ऑफ एसपीएलसी यूज इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री है वहां पे ये यूज होती है, कहाँ पे, फूड इंडस्ट्री के अंदर, याद रखना। और यूज जो है किसके अंदर, बायोटेक, बायोटेक इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होती है। यूज इन फार्मा इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है वहां पे भी यूज होती है। एसपीएलसी के द्वारा सिंथेटिक रिएक्शन को भी कंट्रोल कर दिया जाता है। जो मतलब सिंथेटिक रिएक्शन होती है ना, कौन सी सिंथेटिक रिएक्शन, उनको भी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। एसपीएलसी के द्वारा बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन भी किया जा सकता है। मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, उनको हम सेपरेट और प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एसपीएलसी के द्वारा इंटरमीडिएट एवं टारगेट कंपोनेंट का भी सेपरेशन कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट है, कौन से इंटरमीडिएट और टारगेट कंपोनेंट है उनका भी सेपरेशन कर सकते हैं। एसपीएलसी के द्वारा माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस का कंट्रोल किया जा सकता है। जो माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनका भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये क्या है, एंटीबायोटिक सेपरेशन है। बायोसिंथेटिक स्टडी में एसपीएलसी का यूज किया जा सकता है। जो बायोसिंथेटिक स्टडी है उसमें भी एसपीएलसी का यूज किया जा सकता है। देखो जो नॉर्मल एसपीएलसी है, ठीक है, इसमें वन, ये है नॉन पोलर और पोलर। जो पोलरिटी का अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज्यादा कौन है हमारी, पोलर, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। सबसे नॉन पोलर कौन है, 1 वाला है। और नॉन पोलरिटी का देखें तो सबसे 1 2 3 और 1 2 3 4। फिर देखो ये है हमारा, और रिवर्स के अंदर देखें तो पोलरिटी का अगर देखें हम, तो सबसे ज्यादा कौन सी हमारी, डी है, सी है, बी है और ए है। और नॉन पोलरिटी के अंदर देखें तो हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, कौन सा है, ए है, बी है, सी और डी है। ठीक है, फिर देखो टीएलसी की अगर बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, टीएलसी की बात कर रहे हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, किसी भी सैंपल का सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इससे भी हम क्यों, कोई के मतलब कोई भी सैंपल है ना, उसका सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये भी पोलरिटी के ऊपर बेस्ड होती है। देखो स्टेशनरी फेज जो होती है ना, इसके अंदर सॉलिड होती है, इसके अंदर ग्लास स्लाइड और एल्यूमिनियम फॉयल होती है। स्टेशनरी फेज कैसे होती है, सॉलिड होती है, ग्लास स्लाइड और एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। सिलिका व जिप्सम की थिन लेयर बनाते हैं। जो सिलिका जिप्सम की क्या होती है, थिन लेयर इसके ऊपर बनाई जाती है। जैसे कि ये स्लाइड है। मोबाइल पेजेस भी इसके अंदर लिक्विड होती है, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा होता है, लिक्विड होता है। और सिलिका जिप्सम की जो है सॉलिड, सिलिका जिप्सम सॉलिड स्टेशनरी फेजेस पे अटैच होती है। सिलिका जिप्सम हाई पोलरिटी। ठीक है, देखो अब कैपिलरी की अगर हम बात करें, जैसे कि सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारी बेसलाइन,
जैसे कि ये है ए और बी। फिर देखो इंटेंशन फैक्टर देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। आर एफ बराबर हो जाता है कि ए बाई एक्स, आर एफ बराबर क्या है बी बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे सॉल्वेंट है जो भी, ये तो सॉल्वेंट की डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल वाली, ये तो एक्स क्या है हमारे सॉल्वेंट है, और जो बी है हमारा सॉल्यूट है जो कितनी देर तक चला है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर देखो यदि सैंपल हाई पोलरिटी का है, मतलब क्या है सैंपल की पोलरिटी ज्यादा है तो सैंपल या सॉलिड का मूवमेंट कम होगा। मतलब अगर उसकी पोलरिटी ज्यादा है सैंपल ना, अगर तो वो क्या करेगा, जो मूवमेंट है उसका वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थिन लेयर जो कि सिलिका जी की बनी होती है उसकी हाई पोलरिटी होती है। क्योंकि जो ये कारण क्या है, जो थिन लेयर है ना हमने बनाई है सिलिका जी से बनाई है उसकी पोलरिटी क्या है, हाई है। यदि सैंपल लो पोलरिटी है तो थिन लेयर का मूवमेंट अधिक दूरी तक होगा। देखो अगर सैंपल की पोलरिटी क्या है, लो है, पोलरिटी अगर लो है तो थिन लेयर पर उनका मूवमेंट अधिक दूरी, तो जो थिन लेयर है ना, तो वो ज्यादा दूर तक भागेगा। जो थिन लेयर हमने बनाई है उस पर जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूवमेंट करेंगे। फिर देखो विजुअलाइजेशन मेथड देखें हम, तो यूवी विजुअलाइजेशन जो है किसके द्वारा होता है, पॉलीफिनोल के द्वारा होता है। एसिड ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम, तो डीआईपी, एयर ड्राई हॉट और प्लेट जो है ब्राउन स्पॉट। फिर देखो आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट बात करें आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट की, तो ऐसे कंपोनेंट जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। फिर देखो वेलिन स्टेन देखें हम, वेलिन स्टेन जिसमें एल्कोहल आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है और कीटोन आ जाता है। वेलिन स्टेन के अंदर क्या है, हमारा एल्कोहल है और एल्डिहाइड और कीटोन है। फिर निन हाइड्रीन रिएजेंट देखें तो ये किसके लिए होता है, निन हाइड्रीन रिएजेंट जो है, जो हमारे अमाइनो एसिड है वो किस अमाइनो एसिड के लिए होता है, जबकि आयोडीन वेपर है ऐसे कंपाउंड जिनमें मतलब जो जिसमें डबल कार्बन उनके लिए यूज होगा। और एसिड ट्रीटमेंट जो देखें हम, तो डीप एयर ड्राई हॉट और प्लेट जो है ब्राउन स्पॉट के लिए। ठीक है, फिर देखो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें, इसे मोलिकुलर सीव या जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को इसको हम मोलिकुलर सीव, जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमिएशन भी हम इसको कहेंगे। तो ये किसके ऊपर बेसिस होती है, जो साइज होता है ना मोलिक्यूल का उसके ऊपर बेस होती है, और इसके अंदर स्टेशनरी फेज होते हैं, बीड्स बीड्स होती है। स्टेशनरी फेज जो है वो इसके अंदर बीड्स होती है, सेफा एक G50 की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेफा एक G50 की बनी होती है। और ये फिर उसकी बनी होती है, और जो मोबाइल फेज होती है उसके अंदर जो रनिंग बफर होता है वो होता है। बेस के द्वारा 50 kg डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट वाले, ये जो G50 है ना, इसमें जो 50 kg के मोलिकुलर वेट से जिनका कम होगा ना उनको हम इससे पास कर सकते हैं। यदि कॉलम के अंदर से फट एक G50 काम में लिया गया है तो 50 kg डाल्टन मोलिकुलर वेट से अधिक मोलिकुलर वेट वाले सोल्यूट या सैंपल से फट G50 रेजिन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तथा जल्दी सेपरेट हो जाएगा। मतलब हमने क्या बोला कि जो हमारा इसकी जो टेंडेंसी है ना, जो हमारा सेफेरेज है ये है G50, यानी कि 50 kg तक के ही ये सेपरेट आ सकता है। लेकिन यदि हमारा जो सैंपल है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 50 से अधिक है तो वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, वो सीधा ही मतलब जल्दी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बड़े साइज के मोलिक्यूल से फटे G50 से निर्मित बीड रेजिन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, ये जल्दी इलुट हो जाते हैं अर्थात जल्दी ही सेपरेट हो जाते हैं, वही बात है। जबकि छोटे जो है G50 से छोटे जो है ना, मतलब उस वो इसके अंदर जो हमारी जो सेफाडिक बीड्स है सेफेरोज की उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, जबकि छोटे साइज के मोलिकुलर वेट वाले मोलिक्यूल जीव वो बीड रेजिन के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन छोटे साइज मोलिक्यूल का सेपरेशन बाद में होता है, और इनका जो सेपरेशन होता है ना वो क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, फिर देखा इन्वर्ट रैंक देखे हम, तो सबसे हायर लाइज सबसे पहले कौन आएगा, हाई मोलिकुलर वेट वाला आ जाएगा। फिर बाद में कौन आएगा, जो हमारे इंटरमीडिएट वाले हैं वो आएंगे। फिर बाद में कौन आएंगे, हमारे स्मॉल साइज वाले आएंगे। ये है हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। फिर इसके अंदर क्या है, ये है हमारा रनिंग बफर जो कि क्या है मोबाइल फेज। और ये है हमारा सैंपल जिसके अंदर बीड्स रेजिन्स है, और ये है हमारी कॉलम जैसे कि लुएट वर्ड वॉल्यूम। फिर बाद के अंदर बात करें जैसे कि ये है हमारा डिटेक्टर जिसके अंदर आ जाता है एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, ये है सैंपल। फिर देखें जैसे कि हम वीई वॉल्यूम, वी क्या है इलुएंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरकुलेटिव सब्सटेंस, ईवीई क्या है इलुएट इल्यूट वॉल्यूम है जो पर्टिकुलर सब्सटेंस का। वी नोट क्या है वॉइड वॉल्यूम है, वी नोट क्या है वॉइड वॉल्यूम है कॉलम के अंदर वह स्थान जो भीड़ में नहीं होता, भीड़ नहीं होती, अर्थात वह खाली स्थान जो भीड़ के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं वर्ड वॉल्यूम कहते हैं। मतलब जैसे कि देखो ये इसके अंदर बीड्स है ये ना, तो ये जो खाली वाला स्थान है इसको हम क्या कहते हैं वर्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है,
जिसके अंदर मतलब बेस ने ऑक्युपाई नहीं करा है, जबकि वी क्या है, इल्यूट वॉल्यूम है, जो कि क्या है, ओपर्कुलेटिव सब्सटेंस का, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए V1 क्या है, इंटरनल पोर वॉल्यूम और स्टेशनरी फेज वॉल्यूम। कॉलम के अंदर वह स्थान जो बीड के द्वारा ऑक्युपाइड रहता है, इंटरनल और स्पेस। देखो बीड का जो अंदर का होता है ना, उसको हम कहते हैं V1 इंटरनल पोर वॉल्यूम या स्टेशनरी फेज वॉल्यूम। कॉलम के अंदर का वह स्थान जो बीड के द्वारा ऑक्युपाइड रहता है, उसे हम इंटरनल पोर वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो VT बराबर होता है V0 प्लस V1। VT क्या है, हमारा टोटल वॉल्यूम है कॉलम का, टोटल वॉल्यूम कॉलम का। फिर देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। कौन सी है, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। इसके द्वारा स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी का सेपरेशन किया जाता है। एफिनिटी के द्वारा हम किसका करेंगे, जो हमारा एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी का सेपरेशन करते हैं। इसके अंदर स्टेशनरी फेज जो होती है ना, वो क्या होगी, बीड ही होगी। बीड क्या किससे बनकर के बनी होती है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, वो ग्रोथ से बनकर के बनी होती है। ये बीड हमारी जो किससे बनी है, एंटीजन से, ग्रोथ से बनी है, सॉरी। और इसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन, जो कि क्या है, लाइगेंड, ठीक है। लाइगेंड कोविलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाता है। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एंटीजन एंटीबॉडी के सेपरेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है, हमने बोला पहले ही, एंटीजन और एंटीबॉडी के सेपरेशन के लिए यूज में होती है। इसमें स्टेशनरी फेज बीड के रूप में होती है। और जो स्टेशनरी फेज है वो किसके फॉर्म में है, हमारा इंपॉर्टेंट बात है, बीड के फॉर्म में है। ठीक है। बीड्स किसकी बनी होती है, बीड जो हमारे हैं वो अगेनोस के बने होते हैं। एंटीजन बीड के साथ कोविलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और जो एंटीजन है वो भी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा बॉन्ड है, जो हमारा कोविलेंट बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ रहता है। देखो जैसे कि ये बीड है, इसके अंदर हमने डाल दिया, हमारा एंटीजन डाल दिया, जो कि कोविलेंट से किस बॉन्ड के साथ अटैच हो गया। और बीड किससे मिलकर के बना, जो हमारा एगेनोस है उससे मिलकर के बना हुआ है। और एंटीजन किसकी तरह काम कर रहा है, लाइगेंड की तरह काम कर रहा है। अब हमने इसमें क्या डाला, जो हमारे एंटीबॉडी है वो हमने ऐड कर दी है। फिर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग शो करेंगे, ठीक है। फिर बाइंडिंग शो करेंगे, फिर ये हमने क्या कर लिया, इसको वॉशिंग कर लिया, ठीक है। वॉशिंग कर लिया, ठीक है। तो वॉशिंग से जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी रहेगी ना, वो सारी की सारी नीचे आ जाएगी जल्दी से, और जो बाउंडेड रहेगी वो हमारे एंटीजन के साथ में अटैच हो जाएगी, ठीक है। फिर देखें हम बात करें कॉम्पिटिटिव और इनहिबिटर और फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज, साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये है हमारी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और पर्टिकुलर पीएच चेंज। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हमने क्या डाल दिया, इनहिबिटर डाल दिया इनका, ठीक है। तो जो हमारी एंटीबॉडी रहेगी वो सारी की सारी एंटीजन से बाइंड होगी नहीं, एंटीबॉडी इनहिबिटर से बाइंड हो जाएगी। लाइगेंड और डिजायर्ड एंटीबॉडी के मध्य एफिनिटी को कम करने के लिए कॉम्पिटिटिव, जो लाइगेंड है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा एंटीजन है, और जो हमारा एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी के मध्य हम एफिनिटी को अगर कम करना है, तो हम क्या डाल देंगे, एफिनिटी इनहिबिटर डाल देंगे, या पीएच चेंज कर देंगे, या साल्ट कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, और टेम्परेचर में परिवर्तन कर देंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य एफिनिटी को कम करके उनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मतलब उनका जो है, मतलब अटैचमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर देखिए एप्लीकेशन अगर बात करें हम, तो हम एक स्पेसिफिक एंजाइम को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और एंटीबॉडी का सेपरेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेक्टिन्स के सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पॉली ए चेन के सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कार्ल मॉड्यूलिन के सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पॉली यू से बाइंड होगा, पॉली ए चेन जो है पॉली यू से बाइंड होगा। एंजाइम जो है हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, इसका पता कर सकते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होगा, इसके जो इसका भी पता कर सकते हैं। लेक्टिन पॉलीसैकेराइड से बाइंड होगा, इसका भी पता कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस चाहिए। फिर देखो कार्बोनिलिन जो है, कार्बोनिल बाइंडिंग साइट है, एविनिन जो है वायोटिन से बाइंड होगी, ठीक है, इससे पता कर सकते हैं हम। फिर देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है, हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होती है, वेपर फेज एंड गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसको हम वेपर फेज या वेपर फेज, ठीक है, या गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहती है। इसके अंदर जो मोबाइल फेज होती है ना, जो हमारी क्या होती है, गैस होती है, जिसके अंदर जो हमारी नाइट्रोजन या हीलियम गैस होती है। स्टेशनरी फेज जो होती है ना, स्टेशन नॉर्मल लिक्विड, कभी कभी सॉलिड भी यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी फेज नॉर्मल लिक्विड होता है, लेकिन कभी कभी हम सॉलिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी गैस रेगुलेटर है, ये कैरियर, ये है हमारा सैंपल, इसको हम इंजेक्ट करेंगे तो ये इसके अंदर एक कोल्ड ट्यूब है, 12 से 30
15 से 30 सेंटीमीटर की ये ओवन है जिसका टेम्परेचर कितना 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हाई बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये क्या है हमारा इधर डिटेक्टर है और इधर क्या होता है हमारा कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब ओवन देखें, ओवन जो है वो किसका बना होता है? ओवन जो हमारा स्टील का बना होता है जिसका टेम्परेचर कितना होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉलम इसमें सिलिकॉन गीज, कॉलम के अंदर क्या लाएंगे हम? जो सिलिकॉन गीज है उसका काम में लेते हैं और जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो मतलब बहुत ज्यादा आता है और इसकी लेंथ कितनी होती है? जो कॉलम है उसकी 20 से 30 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। सिलिकॉन गीज जो है लिक्विड एज ए स्टेशनरी फेज, सिलिकॉन गैस के अंदर जो लिक्विड है वो हमारा किसकी तरह काम करता है? स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। जबकि मोबाइल फेज की तरह कौन काम करेगा? जो हमारी गैसेस है वो काम करेगी। ठीक है। फिर देखिए बाद में जाती है हमारी टेम्परेचर प्रोसेस। प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ओवन के टेम्परेचर को बढ़ाना, और मतलब हम अगर प्रोसेस को जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे ओवन के टेम्परेचर को। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये गैस है, गैस के अंदर क्या है? हमारी नाइट्रोजन और हीलियम क्या है? मोबाइल फेजेस है। अब ये क्या है? गैस रेगुलेटर। ये इसमें क्या है? हम एनालाइट और सैंपल डालेंगे। ठीक है। जिसका, और ये है हमारा ओवन। ठीक है। और ये स्टेशनरी फेज है जो कि क्या है? हमारी लिक्विड है, सिलिकॉन सिलिकॉन ग्रीस है। ठीक है। और ये डिटेक्टर है, कंप्यूटर के ऊपर इसका एनालिसिस कर लेंगे। अब नोट करके बात करिए, यदि बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों का सेम सेम यदि बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों का सेम सेम दोनों का सेम सैंपल मोलिक्यूल सैंपल मोलिक्यूल है तो फिर सेपरेशन साइज के आधार पर होगा। अगर ये बॉइलिंग टेम्परेचर सेम है तो फिर सेपरेशन किसके आधार पर होगा? साइज के बेसिस पे होगा। मॉलिक्यूल का साइज कम होगा तो वह पहले, जिस मॉलिक्यूल का मतलब साइज जो है वो छोटा होगा वो जल्दी आ जाएगा और जो बड़ा होगा वो बाद में आएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर के आधार पर सेपरेशन होता है। बॉइलिंग जो है मतलब जो टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर है बीपी जो है, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो उसके आधार पे हम सेपरेट कर सकते हैं। जिस एप्पल या अनानास का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है वह ज्यादा सेपरेट होगा। मतलब जिसका भी बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है वो जल्दी ही सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। और वह और जिस सेपल का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है वह बाद में सेपरेट होगा तथा जिस सेपल का बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, मैंने गलती बोल दिया, गलत बोल दिया। जिसका ज्यादा होगा ना वो तो बाद में सेपरेट होगा और जिसका कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा। फिर देखो गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड में कोई भी हो सकती है। जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर हम लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है। और क्या हो सकती है? हमारी सॉलिड भी ही हो सकती है। ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम देखें तो उसके अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है ना वो लिक्विड ही होती है। ठीक है। क्या होती है? लिक्विड ही होती है। सामान्यतः क्या होती है? मतलब जो हमारी लिक्विड होती है यह सिलिकॉन ग्रीस के रूप में काम में लेते हैं। मतलब जिसको हम जो सिलिकॉन ग्रीस के रूप में उसको काम में लेते हैं क्योंकि सिलिकॉन ग्रीस का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है। जो सिलिकॉन ग्रीस होती है ना उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है? हाई होता है। इसलिए सामान्य रूप से स्टेशनरी फेज के रूप में काम लेते हैं। जिसे मतलब सामान्यतः हम क्या लेते हैं? स्टेशनरी फेज के रूप में काम में लेते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी को गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। फिर देखो बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो इल्यूशन क्या होगा? कम होगा। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा इल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो इल्यूशन इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है। तो हमारा जो इल्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा जिसमें मतलब कम टाइम लगेगा, जल्दी से बाहर आ जाएगा। इल्यूशन कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा तो वह पहले पीक बनाता है। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो वो पहले पीक बनाता है। जिस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो वो बाद में पीक बनाएगा। ठीक है। जिसका ज्यादा है वो कम बाद में बनाएगा और जिसका कम है वो पहले ही पीक बना लेगा। हाई बॉइलिंग टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए ओवन के टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। जिसको हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल का जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है उस मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए ओवन टेम्परेचर को क्या करते हैं हम? कम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या करते हैं बढ़ा देते हैं। इस टेम्परेचर प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर प्रोसेसिंग भी कहते हैं। टेम्परेचर प्रोसेसिंग करने के बाद में हाई बॉइलिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल का भी सेपरेशन हो जाता है। टेम्परेचर प्रोसेसिंग करने के बाद में जो हमारा हाई बॉइलिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल का भी क्या हो जाता है? टेम्परेचर प्रोसेसिंग कर लेते हैं ना हम तो उसके बाद में हाई बॉइलिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल का भी क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। जब दोनों मॉलिक्यूल का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो तो बॉइलिंग का सेपरेशन साइज के आधार पर हो जाता है। जब दोनों मॉलिक्यूल का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो, मतलब दोनों का ही बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल का सेपरेशन साइज के आधार पर हो जाता है। जब दोनों मॉलिक्यूल का बॉइलिंग टेम्परेचर
सेम हो तो मॉलिक्यूल का सेपरेशन किसके आधार पर होता है? साइज के आधार पर होता है। जिस मॉलिक्यूल का साइज जिसका साइज छोटा होगा ना, ठीक है, वो जल्दी आ जाएगा और वह पहले सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। फिर बात है डिटेक्टर रूप में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काम में ले सकते हैं। जो डिटेक्टर है उसके रूप में हम जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको भी काम में ले सकते हैं। अतः इस गैस क्रोमेटोग्राफी को गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जो गैस इसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब इसका क्या है, टेम्परेचर कम है तो इसका जो पीक है पहले आ जाएगा और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर बाद में आएगा। रिटेंशन टाइम, कोई भी सैंपल कॉलम में कितने समय तक रहता है, मतलब कॉलम के अंदर कोई भी सैंपल वो कितने टाइम तक रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रेजिडेंसी टाइम भी कहते हैं। फिर देखो बाद के अंदर आ जाती है हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आयन एक्सचेंज का दो प्रकार की, एक तो होती है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर हम पॉजिटिव आयन का सेपरेशन करते हैं, ठीक है। और एक होती है हमारी एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जैसे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये तो करेगा नहीं। जो ए वाला है वो सीधा ही बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से इसका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और जो स्टेशनरी फेज होगी वो कैटाइन बेस्ड होगी, ठीक है। तो हम नेगेटिव का कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कौन सी हमारी एन9 जिसमें हम नेगेटिव का सेपरेशन करेंगे। फिर बाद के अंदर क्या होता है, इसमें कौन सा जो A2- है वो बाइंड हो जाएगा, A- बाइंड हो जाएगा, ठीक है। A+ जो ए नोट है वो दोनों को दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब फिर बाद में क्या होगा, थोड़ा बाद के बाद में ए नेगेटिव और A- वाला भी माइनस और A-2 वाला भी सेपरेट हो जाएगा। इल्यूशन टाइम देखें हम, तो सबसे पहले हमारा ए पॉजिटिव जाएगा क्योंकि हमारी स्टेशनरी फोर्स क्या है, उस पर कैटायन अटैच है तो वो पहले बाहर आ जाएगी। फिर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो, फिर जिसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है वो, फिर उसके बाद में जिसके ऊपर ज्यादा होगा वो सबसे बाद में आएगा। यदि बीट पर कैटायन है अर्थात पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, मतलब तो उसके द्वारा एनायन का एक्सचेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो एनायन है हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर उनको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैटायन का एक्सचेंज करेंगे। बीड्स का सॉलिड मैट्रिक्स, बीड का जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना, क्या होता है हमारा सॉलिड मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। अगेरोज किसका, सेल्यूलोज अगेरोज। पॉली अक्रिलामाइड जेड, पॉली स्टेरिन, पॉली मिथाइल कराइलेट का बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखें जैसे कि ये नेगेटिव है ना, तो ये हमारी क्या है N9X से बात करें तो इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या लेंगे हम, तो जो पॉजिटिव आयन के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, DAE डाई मिथाइल अमीनो इथाइल यूज कर सकते हैं। DE का मतलब इसमें हम यूज कर सकते हैं डाई मिथाइल इथाइल यूज कर सकते हैं NS4, ठीक है। अब देखिए हमको नेगेटिव चार्ज कैटाइन, अब अगर नेगेटिव का यूज करना है तो नेगेटिव को यूज करने के लिए हम ये हमारी कैटाइन जिसमें हमारी स्टेशनरी फेज क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव के रूप में हम यूज करेंगे स्टेशनरी फेज जिसके अंदर साइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन जिसके अंदर कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज CO-। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं और सेम चार्ज जो है प्रतिकर्षित करेंगे। अपोजिट चार्ज करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम चार्ज होगा वो प्रतिकर्षण करेंगे। अब आयंस देखें हम, तो आयंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक अब देखो सेम चार्ज, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को भगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। देखो हाँ आयंस होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैटाइन एक होता है एनाइन, ठीक है। कैटाइन जिसके अंदर स्टेशनरी फेज हम कैसे लेंगे, कैथोड नेगेटिव लेंगे, ठीक है। कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी उसको कहेंगे। जबकि जो एनाइन होगी ना नेगेटिव उसके अंदर स्टेशनरी फेज कैसे होगी, एनोड लेंगे हम, ठीक है। एनाइन एक्सचेंजर या क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं, स्टेशनरी फेज कैसे होगी, एनोड होगी, ठीक है। अब बाइंडिंग देखें हम, तो लो साल्ट कंसंट्रेशन पर हो जाती है और जो इल्यूशन बाइंडिंग किस पे होगी, लो बाइंडिंग करना है तो लो साल्ट देना है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम लगी, लेकिन इल्यूशन करना तो हमको जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या करनी है, बढ़ा देनी है, ठीक है। फिर देखो कैटाइन एक्सेस के रूप में हम कैथोड के रूप में स्टेशनरी फिजिक्स पे क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सी मिथाइल है, ठीक है, CO-, सल्फो प्रोपो प्रोपाइल है SO4-, सल्फोनेट है SO4-, ठीक है। इस कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बीड्स में हम क्या डालेंगे, हमारा जो सोडियम डालेंगे,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे बाइंडिंग को, जो बाइंड है उनको क्या करेगा, हटा देगा। बाइंडिंग लो कंसंट्रेशन पे हो जाएगी तो जो सोडियम है वो बाहर आ जाएगा। फिर देखो हमको नेगेटिव वाला देना है, ठीक है, तो हमने हाई कंसंट्रेशन बढ़ाई तो जो ये मतलब प्रोटीन है वो दूर हो जाएगी, इससे इल्यूशन हो जाएगा, इसका सेपरेशन ऑफ एनालिटिक कैटाइन हो जाएगा, ठीक है, बीट्स नेगेटिव चार्ज। फिर देखो एनोड, एनोड स्टेशनरी फेज के रूप में एनोड, एनोड लेंगे हम, क्या लेंगे, एनोड लेंगे, जो उसके में डाई मिथाइल अमीनो इथाइल है, डी ई, डी डाई इथाइल अमीनो इथाइल है, डी ई ए ई, NH4 प्लस है, क्वाटरनरी अमीनो मिथाइल है, NH4। फिर देखो एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर बीड्स पे क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज आयन है, और ये है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन पर बाइंडिंग जो है क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। फिर देखो बाइंड देखें पॉजिटिव, और ये है हमारा नेगेटिव। हाई साल्ट कंसंट्रेशन देंगे तो क्लोराइड जो बाहर आ जाएगा, और जो वाई प्रोटीन है वो सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो मैट्रिक्स बीड एनालिटिकल, इट इज मैट्रिक्स क्या होता है, बीड्स जो है, और एनालिटिकल इज डिटरमाइंड बाय नेट चार्ज, आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच ऑफ बफर, ठीक है। जो मैट्रिक्स बेस एंड एनालिटिकल इज डिटरमाइंड बाय नेट चार्ज, आयनिक स्ट्रेंथ, पीएच ऑफ बफर, इनसे डिटरमाइंड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।